Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 15th and 16th January 2023. 16 जनवरी का दिन है आज। वैसे कल न्यूज़पेपर मैं नहीं बना पाया था बिकॉज ऑफ सम ट्रेवलिंग एंड ऑल, बट टुडे फ्रॉम टुडे ऑन वी विल बी मेकिंग द वीडियो अगेन। 16 जनवरी आज के दिन हिंदू का एडिशन नहीं आया है, जो फिजिकल एडिशन आप देखते हैं वैसा नहीं आया, देखो लिखा हुआ है, लेकिन वेबसाइट में न्यूज़ आइटम्स आई थी जिसको हमने कवर किया है और पूरे न्यूज़ आइटम्स हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे। एक बहुत प्यारा कंसेप्ट भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंसेप्ट ऑफ द डे में, और सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। आपसे केवल रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, बिल्कुल है ना, बिना फेल के। हम स्टार्ट करें इससे पहले आप लाइक कर दीजिए। मुझे पता है कंटेंट आपको अच्छा लगता है और लगेगा भी, आप इसको लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इनमें से कौन रिलीज करता है? रिसेंटली ही रिलीज हुई थी। ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन निकालता है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोचा होगा या मार्क किया होगा। दूसरा सवाल है बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट इज यूज्ड टू टेस्ट द लीगैलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ जुडिशियल इनोवेशन दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय मेनी डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। थोड़ा सा सोचें, मैं आपको आंसर करेक्ट हालांकि बताऊंगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, यानी कि वन ओनली। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जुडिशियल इनोवेशन इंडिया में नहीं हुआ था। इट वाज फाउंड इन द पोस्ट वॉर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जहाँ पे नाजी जर्मनी के बाद, नाजी रजीम के बाद वहाँ पे कुछ लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको किया गया था। तो आप याद रखिएगा दिस इज़ नॉट अ इंडियन इनोवेशन। मतलब क्या, हाँ इंडिया में हालांकि यूज़ ज़रूर होता है लेकिन इंडियन इनोवेशन नहीं है ये, है ना। तीसरा सवाल है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी या डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, विच वॉज क्रिएटेड इन मार्च 2002 एंड इट इज़ अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेशंस 2001 एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। तो 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया था, उसी के अंतर्गत ये बॉडी बनाई गई है। एंड द एजेंसी का फंक्शन क्या है? तो डेवलप प्रोग्राम्स विच विल इंक्रीज द कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी इन इंडिया। भारत में एनर्जी का एफिशिएंट यूज़ हो, इसके लिए कुछ कुछ डेवलप करते रहना, यही सब इसका काम है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं आज का कंसेप्ट ऑफ द डे। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है माइनर मिनरल्स का। यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है हालांकि। तो आप लोग को थोड़ा सा मैं बता दूं, इंडिया में जो क्लासिफिकेशन होता है मिनरल्स का वो दो तरीके से होता है। एक होता है माइनर मिनरल्स एंड दूसरे होते हैं मेजर मिनरल्स। तो अगर आप सेक्शन 3E देखेंगे माइंस एंड मिनरल्स का, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कौन सा है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का है। उसका सेक्शन 3E देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि माइनर मिनरल्स मींस बिल्डिंग स्टोन्स, ग्रेवल, ऑर्डिनरी क्ले, ऑर्डिनरी सैंड अदर देन सैंड यूज फॉर प्रिस्क्राइब्ड पर्पस एंड एनी अदर मिनरल विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर टू बी अ माइनर मिनरल। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो डिक्लेयर कर सकता है किसी भी मिनरल को एज माइनर मिनरल। अदरवाइज अगर मिनरल वर्ड होगा तो उसके अंदर दोनों आएंगे, मतलब माइनर मिनरल भी आएगा, मेजर मिनरल भी आएंगे, एक्सेप्ट फॉर द ऑयल्स, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, है ना। याद रखिएगा ये उसने कहा है। तो MMDR एक्ट है 1957 का। MMDR मतलब कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल दोनों हैं। अब माइनर मिनरल अगर डिक्लेयर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। मेजर मिनरल कुछ नाम बता दूँ, लिग्नाइट हो गया, कोल हो गया, यूरेनियम हो गया, आयरन ओर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब मेजर मिनरल्स हैं, ठीक है ना। मेजर मिनरल की कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। जो कुछ भी माइनर मिनरल डिक्लेयर नहीं किया है वो सब मेजर मिनरल है। सिंपल सी बात ये है कि एनीथिंग विच इज नॉट डिक्लेयर्ड माइनर मिनरल इज अ मेजर मिनरल, ठीक है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लगभग 31 ऐसे मिनरल्स हैं जिनको डिक्लेयर किया हुआ है एज माइनर मिनरल एज ऑफ नाउ। 31 मिनरल्स आर डेजिग्नेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज माइनर मिनरल्स। न केवल ये, इसके अलावा कुछ और डिक्लेयर किए गए हैं सेक्शन 3E के अंतर्गत। सेक्शन 3E में कुछ नाम लिखे हैं जैसे कि बोल्डर, शिंगल, देखो लिखा है ये मैं पूरे ना भी पढ़ूँ तो आगे
बढ़ाऊंगा, लेकिन आप ज़रूर पढ़ लेना, है ना, क्योंकि ये सारे माइनर मिनरल्स हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से माइनर मिनरल्स हैं, कौन से मेजर मिनरल हैं, तो पूछ सकता है। बोल्डर, शिंगल, कैल्सिडनी, इसके अलावा लाइम शेल, कंकड़, ब्रिक अर्थ, फिलर्स अर्थ, बेंटोनाइट, रोड मेटल, रेह मट्टी एंड स्लेट, शेल, मार्बल, स्टोन यूज फॉर मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, क्वार्ट्जाइट एंड सैंडस्टोन, सॉल्ट पीटर, ऑर्डिनरी अर्थ, ये सारे माइनर मिनरल ऑलरेडी हैं सेक्शन 3E के अंतर्गत। इसके अलावा 31 एडिशनल मिनरल्स हैं जिनको कि माइनर मिनरल डिक्लेयर किया गया है। वो हैं अगेट, बॉल क्ले, बेराइट्स, कैल्सेरियस सैंड, कैल्साइट, चॉक, चाइना क्ले, कोरंडम, डायस्पोर, डोलोमाइट, ड्यूनाइट, पायरोक्सनाइट, फेल्साइट, फेल्सपार, फायर क्ले, फिशाइट, क्वार्ट्जाइट, जिप्सम, जैस्पर, क्यूलिन, लेटराइट, लाइम कंकड़, माइका, ओखरे, पायरोफाइलाइट, क्वार्ट्जाइट, सैंड शेल, सिलिका सैंड, स्लेट या स्टियाटाइट, टैल्किया, सोपस्टोन। तो ये जो मिनरल्स हैं ये सारे माइनर मिनरल्स हैं जितने मैंने आपको बताए। अब अगर क्वेश्चन आता है माइनर मेजर का या एक्ट का, तो 1957 का MMDR एक्ट याद रखेगा, सेक्शन 3E याद रखेगा। तो मैंने आपको सब बता दिया है। वॉट एवर इज नॉट डिक्लेयर्ड अ माइनर मिनरल इज अ मेजर मिनरल, ये भी बता दिया है। अच्छा, याद रखिएगा, एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ कि जो पावर है टू फ्रेम पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, मतलब अगर कोई पॉलिसी या लेजिस्लेशन बनाना है रिगार्डिंग माइनर मिनरल, तो वो किसके हाथ में है? वो है आपके स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। याद रखना, इट इज़ इंटायरली डेलीगेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई पॉलिसी या लेजिस्लेशन बनाना है रिगार्डिंग द मेजर मिनरल, तो वो फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यूनियन गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो डील करती है, ठीक है ना। तो माइनर मिनरल के केस में पॉलिसी लेजिस्लेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट को डेलीगेटेड है, और मेजर मिनरल के काम ये काम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिला होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मूव करते हैं, अब हम आज की न्यूज़ आइटम्स देख लेते हैं पहले, है ना। आज की न्यूज़ आइटम तो कल जो था वो 15 जनवरी था, याद रखिएगा। इंडिया सेलिब्रेट करता है 15 जनवरी को एज आर्मी डे। अब क्यों सेलिब्रेट करता है इंडिया 15 जनवरी को एज आर्मी डे? तो दैट इज़ टू कमेमोरेट द अचीवमेंट्स ऑफ द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जनरल यानी कि लेट फील्ड मार्शल KM करियप्पा। याद रखिएगा, लेट फील्ड मार्शल थे ये, जनरल KM करियप्पा बोला जाता है इनका नाम, और फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। अच्छा, हुआ क्या था इस दिन को? तो 15 जनवरी ही वो दिन था व्हेन ऑन दिस डे करियप्पा, हु लेड इंडियन फोर्सेस टू विक्ट्री इन 1947 वॉर, टुक ओवर द कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम जनरल सर FRR बुचर। तो एक FRR बुचर नाम का व्यक्ति था। ही वॉज द लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ इन 1949 एंड इनसे टेक ओवर किया था जनरल KM करियप्पा ने, इसलिए इसी दिन को कमेमोरेट किया जाता है एज द डे ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि लास्ट इंडियन कमांडर इन चीफ कौन था इंडियन आर्मी का, तो वो FRR बुचर था जो कि ब्रिटिश था। लास्ट ब्रिटिश कौन था? तो वो ये थे, है ना। बट जो फर्स्ट इंडियन टू बिकम द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ही वाज जनरल KM करियप्पा एंड द आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर करियप्पा एंड द डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। अब मूव करते आगे। अब कुछ एक्सकेवेशंस हुए हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट नेक्रोपोलिस पाया गया है जूना खाटिया विलेज में। जूना खाटिया विलेज याद रखिएगा कहाँ है, पहले तो लोकेशन याद करिएगा। ये जूना खाटिया विलेज कच्छ गुजरात में है। एंड नाउ इट शोज रोज ऑफ ग्रेव्स विद वैल्यूएबल आइटम्स सच एज सेरामिक पॉट्स, बीडेड ज्वेलरी, एनिमल बोन्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो वैल्यूएबल आइटम्स यहाँ पे पाए गए हैं, सेरामिक पॉट्स पाए गए हैं, बीडेड ज्वेलरी पाई गई है, एनिमल बोन्स पाए गए हैं। एंड दिस इज़ नोन फॉर दिस एरिया इज़ नोन फॉर ग्रेव्स। बहुत सारी ग्रेव्स इज रेंजिंग फ्रॉम द हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, वो यहाँ पे पाए गए हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर देम। जूना खाटिया की हम बात करें तो इट इज़ लोकेटेड अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम लाखपत इन कच्छ गुजरात। कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात से 30 किलोमीटर दूरी पे है। एंड इट हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट हड़प्पन ब्यूरियल साइट्स विद पॉसिबिलिटी ऑफ 500 ग्रेव्स इन विच अबाउट 125 हैव बीन फाउंड सो फार। तो 500 से ज़्यादा ग्रेव्स हो सकते हैं यहाँ पे। वन ऑफ द बिगेस्ट हड़प्पन ब्यूरियल साइट्स के रूप में ये आ सकती है जूना खाटिया गुजरात। याद रखिएगा, जूना खाटिया इन गुजरात। एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड रोज ऑफ ग्रेव्स विद स्केलेटल remains, ceramic pots, plates, vases, beaded jewelry, animal bones, etc.
ठीक है ना। एंड दिस प्रीडेट्स धौलावीरा, याद रखिएगा धौलावीरा के पहले की साइट्स है, पहले के ग्रेव्स मिले हैं। धौलावीरा अपने आप में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सेवरल अदर हैपन साइट्स इन द स्टेट, है ना। लोथल भी है, आपको पता होना चाहिए कि आपको गुजरात में ही है। दिस साइट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अदर्स लाइक धौलावीरा हैव अ सिमेट्री इन एंड अराउंड द टाउन बट नो मेजर हैबिटेशन हैज़ बिन डिस्कवर्ड नियर जूना खाटिया। तो बट याद रखिएगा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अब दूसरी न्यूज़ है, ये भी आज की न्यूज़ है। तो साइंटिस्ट इंपीरियल कॉलेज लंदन जो है यूके में, उन्होंने प्रूफ किया दैट अ मॉडर्न सर्जिकल नाइफ जिसका नाम है आई नाइफ, इट कैन स्मेल ट्यूमर्स, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आई नाइफ, अगर आपसे कोई पूछे आई नाइफ क्या है तो याद रखिएगा यूके इंपीरियल कॉलेज लंदन में वहाँ पे एक मॉडर्न सर्जिकल नाइफ है, इट इज़ डब्ड एज आई नाइफ एंड इट इज़ इफेक्टिवली डिटेक्टिंग द वूम्ब और एंडोमेट्रियल कैंसर विद इन सेकेंड्स। तो ये आई नाइफ का प्रयोग किस में किया जाएगा? फॉर डिटेक्टिंग द वूम्ब और एंडोमेट्रियल कैंसर विद इन सेकेंड्स। तो एंडोमेट्रियल कैंसर है या वूम्ब कैंसर, इसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। एंड दिस ब्रेक थ्रू कुड इनेबल थाउजेंड्स ऑफ वुमेन टू गेट एन अर्लियर कैंसर डायग्नोसिस। तो कैंसर के डायग्नोसिस में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है ये आई नाइफ। अच्छा, एंडोमेट्रियल कैंसर या वूम कैंसर क्या होता है? तो वूम कैंसर इज द कैंसर दैट अफेक्ट्स द वूम। ऑब्वियस सी बात है, वूम यानी कि यूट्रस, जहाँ पे बेबी ग्रो करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मोस्ट वूम कैंसर यूजुअली स्टार्ट्स इन द लाइनिंग ऑफ द वूम। तो वूम की लाइनिंग में ही कैंसर स्टार्ट होता है। वो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम लाइन, दिस लाइनिंग इज नोन एज एंडोमेट्रियम, इसलिए इसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहा जाता है। तो आई होप ये आप याद रखेंगे फैक्ट्स। According to the World Cancer Research Fund International, womb or endometrial cancer is the 6th most commonly occurring cancer, ठीक है ना। तो 6th most commonly occurring cancer ग्रुप में ये एंडोमेट्रियल है, वूम्ब कैंसर है। ये फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। अच्छा, एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि एंडोमेट्रियल कैंसर का जो मेन सिम्टम है इट इज द पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, है ना। याद रखिएगा पोस्ट मीनोपॉज मतलब मीनोपॉज के बाद भी जो ब्लीडिंग होती है, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस कैंसर। एंड एवरेज एज जो डायग्नोसिस की होती है लगभग 60 साल की होती है। अगली न्यूज़ है, रिसर्चर्स फ्रॉम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, Harvard University and laboratories in Italy and Switzerland, they have discovered the secret behind Roman construction abilities. अब कुछ रिसर्चर्स हैं मैसाचुसेट्स के, हार्वर्ड के और इटली स्विट्ज़रलैंड के, जिन्होंने डिस्कवर किया है कि क्यों रोमन कंस्ट्रक्शन जो था वो इतना हाई क्वालिटी था कि वहाँ के कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो आज भी है और उसी अवस्था में है ना। तो एंशियंट रोमन्स जो थे, दे वर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन and they constructed vast network of roads, aqueducts, ports, massive buildings, है ना। ये सब उन्होंने, and these have survived for more than 2000 years, 2000 सालों से भी ज़्यादा ये सर्वाइव कर चुके हैं। तो क्यों ऐसा है कि they have survived such a long time? तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि देखो, जो रिसर्चर्स उन्होंने पता कि कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स थे उनके कंस्ट्रक्शन के। जैसे उनका जो कंक्रीट था उसमें ड्यूरेबिलिटी के लिए वो पोजोलैनिक मटेरियल यूज़ करते थे, जैसे कि वोल्केनिक ऐश हो गई। वोल्केनिक ऐश फ्रॉम द एरिया ऑफ पजूली था एक एरिया, नेपल्स बे के पास का एरिया था, नेपल्स बे के पास का एरिया था पजूली। वहाँ की पोजोलैनिक मटेरियल, पोजोलैनिक वोल्केनिक ऐश वो यूज़ करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा रिसर्चर्स ने ये भी देखा कि उनके जो उसमें लाइम क्लास्ट वाइट चंक यूज होते थे लाइम क्लास्ट के। लाइम क्लास्ट क्या है? दे ओरिजिनेट फ्रॉम लाइम एंड इट वाज अनदर क्रिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्क्रीट मिक्स, लाइम क्लास्ट, है ना। देन लाइम क्लास्ट के अलावा और तीसरा क्या था? उनकी एक टेक्नोलॉजी थी जिसको वो हॉट मिक्सिंग मेथड बोलते थे। द मेथड वाज हॉट मिक्सिंग मेथड, जहाँ पे क्विक लाइम का यूज़ करते थे इन कंजंक्शन विद और इंस्टेड ऑफ स्लेक्ड लाइम फॉर प्रोड्यूसिंग कंक्रीट। तो यहाँ पे क्विक लाइम का यूज़ करते थे, हॉट मिक्सिंग मेथड का यूज़ करते थे। एंड लाइम क्लास्ट मैंने आपको बता दिया, पोजोलैनिक मटेरियल जैसे वोल्केनिक ऐश, ये सब बता दिया। ये सब अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिएगा, कभी राइटिंग लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं सारी चीज़ें, है ना। आगे मूव करते हैं। अर्थ साइंस मिनिस्टर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि इंटायर कंट्री विल बी कवर्ड बाय डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क बाय 2025, ठीक है ना। तो ये डॉपलर वेदर राडार क्या करेगा? ये करेगा, प्रिडिक्ट करेगा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को और ज़्यादा एक्यूरेटली, बहुत एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को डॉपलर वेदर राडार। और पूरी कंट्री में लगभग 2025 तक इसका नेटवर्क फैल जाएगा, ठीक है ना।
ऑब्वियस सी बात है कोई इवेंट रहा होगा तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका 148th फाउंडेशन डे था। तो अब आप 148 माइनस कर दीजिएगा 2022 से, तो आपको पता चल जाएगा कि आईएमडी बना कब था, है ना। तो आप मेरे को बताइए कि आईएमडी कब बना था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना कब था। दैट इज़ अ क्वेश्चन टू यू, आई होप यू विल टेल मी। इसके अलावा ये डॉपलर राडार क्या होता है? डॉपलर राडार एक ऐसा राडार होता है जो कि यूज़ करता है डॉपलर इफेक्ट को। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग डेटा देने के लिए डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करता होगा। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है? फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट नियम है डॉपलर इफेक्ट। आपको पता होगा कि जैसे जैसे रिलेटिव मोशन होता है किसी भी सोर्स और किसी भी when the source and the signal they are in relative motion to each other, there is a change in the frequency observed by the observer. जो ऑब्जर्वर है अगर उसके सामने सोर्स और सिग्नल दोनों मूव करते रहेंगे, रिलेटिव मोशन में रहेंगे, तो जैसे जैसे पास आएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो इफ दे आर मूविंग क्लोजर सोर्स एंड द सिग्नल, देन द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, एंड इफ द सोर्स एंड द सिग्नल आर मूविंग फार अवे, देन द फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। तो यही है डॉपलर इफेक्ट जिसका यूज़ किया जाता है डॉपलर वेदर रडार में, और दैट इज फॉर identifying the extreme weather conditions. I hope you will remember it. अब अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग द जुडिशियल रिव्यू एंड जगदीप धनखड़ जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इस समय पीछे पड़ गए हैं जुडिशरी के, और हर दिन बोलते हैं कि जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट की पावर्स को असर्व कर रही है, वो लेजिस्लेचर की पावर को असर्व कर रही है ना। यहाँ पे दो चीज़ें उन्होंने इंपॉर्टेंट बोली है। फर्स्ट जो है वो है लिमिटेशन दैट इज सेट आउट इन आर्टिकल 13, जहाँ पे लॉज इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं या फिर मतलब वॉइड हो जाते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी उन्होंने चैलेंज किया जगदीप धनखड़ जी ने कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो जुडिशियल रिव्यू गलत है, मतलब वो एक चीज़ तरीके से लिमिट करती है पावर्स को, ठीक है ना। जगदीप धनखड़ के रिमार्क्स अगर हम देखें, हु हैज़ क्वेश्चनड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोपाउंडेड इन द लैंडमार्क केशवानंद भारती केस। आप सबको पता है कि ये जो डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर की, केशवानंद भारती 1973 के केस में आई थी, एंड उसमें उन्होंने कहा कि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो उनका कहना है कि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ, एंड इन हिज व्यू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज़ असर्व्ड द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। मैं पूरे लिखा रहा हूँ चीज़ें, आप लिख लीजिए। उनका ये कहना है कि basic structure doctrine has usurped the parliamentary sovereignty and it goes against the democratic imperative of the elected legislature। मतलब कि जो elected legislature है उसके यानी कि will of the people is not respected, this is what he says, है ना। especially he has pointed out to the National Judicial Appointment Commission, जिसको कि null and void डिक्लेयर कर दिया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट है, उनका ये कहना है कि देखो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के नाम पे आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को या मतलब सारे डिसीजन यूनानिमसली नहीं ले सकते हो। लॉज को करेक्ट करने का, लॉज को चेक करने का तरीका होना चाहिए, एंड जुडिशियल रिव्यू जो है वही तरीका है। अगली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द जोशीमठ इवेंट। जोशीमठ इवेंट वैसे तो आपको सारा पता होगा, विष्णुगढ़, तपोवन, एनटीपीसी सब लिख रहे होंगे आप लोग, बट याद रखिएगा जो 1976 के आसपास की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट थी, है ना। मिश्रा कमेटी ज़रूर याद रखेगा, विच इज़ विद रिलेशन टू द जोशीमठ, है ना, इस एरिया के रिगार्डिंग। उन्होंने 50 साल पहले ही मना कर दिया था कि ये जो अनहीडेड रेस फॉर डेवलपमेंट है जोशीमठ रीजन में वो ना होनी चाहिए, और 2001 तक वही हुआ लेकिन फॉलो नहीं किया गया। एंड जोशीमठ जो टाउनशिप है वो आज हम देख रहे हैं किस तरह से स्लिप कर सकती है किसी भी दिन, है ना, सिंक कर सकती है, स्लिप कर सकती है ना। कुछ लोग इसको हिमालयन डेवलपमेंटल मॉडल बोलते हैं कि जो हिमालयन रीजन था वहाँ पे रैपिड पेस में डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हुई। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहले स्टार्ट किए गए तपोवन, ऋषिगंगा के। इसके अलावा टनलिंग वहाँ पे स्टार्ट की गई, टनल बनाए गए। देन रोड वाइडनिंग के प्रोजेक्ट किए गए। इसके अलावा मशरूमिंग ऑफ बिल्डिंग्स विद स्कैंट रिगार्ड टू सेफ्टी टू अकोमोडेट इंक्रीज टूरिस्ट इनफ्लो। टूरिस्ट इनफ्लो को मेंटेन करने के लिए या उनको अकोमोडेट करने के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए गए, बिल्डिंग्स बनाई गई, होटल्स बनाए गए। एंड डिसअपियरेंस ऑफ द ग्रीन कवर इन द रीजन, जो ग्रीन कवर था रीजन का वो गायब कर दिया गया। तो ऑल दीज थिंग्स वर द रीजन फॉर दिस मतलब कि जो हिमालयन डेवलपमेंटल मॉडल है, दिस इज द थिंग विच हैज़ डिस्ट्रॉयड दैट टोपोग्राफी।
अभी रिसेंटली स्टडी हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो कि देहरादून में है, इसने ऑब्जर्व किया है दैट जोशीमठ एंड द सराउंडिंग एरियाज हैव बीन सिंकिंग एट द रेट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि 2.5 इंच के लगभग पर साल ये सिंक कर रहा है। एंड किसी भी समय ये स्लिप कर सकता है, सिंक कर सकता है पूरे के पूरे इनटू द रबल, है ना। एंड देयर फाइंडिंग कोरिलेट वेल विद द बेस इरोजन ऑफ जोशीमठ स्लोप अलॉन्ग विद द अलकनंदा रिवर। तो जोशीमठ स्लोप जो था अलकनंदा रिवर के अलॉन्ग वो ऑलरेडी इरोड हो रहा था, उसी को जस्टिफाई करती है ये, ठीक है ना। एंड ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई होप यू वुड रिमेंबर इट। अब आप देख सकते हैं एक पॉइंट और लिखा हुआ है, द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट वॉज सच दैट कानपुर विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 900 किलोमीटर फ्रॉम जोशीमठ, 900 किलोमीटर दूर है जोशीमठ से कानपुर, वहाँ पे भी अनप्रेसिडेंटेड स्पाइक देखने को मिला है इन द सस्पेक्टेड सेडिमेंट। सेडिमेंट जो है यानी कि टर्बिडिटी, सेडिमेंट जो होता है उसको टर्बिडिटी बोलते हैं, उस पर लगभग 80 टाइम्स हायर सेडिमेंट देखने को मिला है इन द कुछ वहाँ के रीजन्स है वहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल हैज़ बीन बिकॉज ऑफ दिस इंटरकनेक्टेड इवेंट्स है ये, ऐसा नहीं कि कोई अलग इवेंट है। अब एक ऐसा विलेज है बॉर्डर एरिया में जिसमें गवर्नमेंट खुद सिविलियंस को आर्म कर रही है। अब ये जो हमारा पीओके रीजन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक रीजन है, जम्मू वाले रीजन में, वहाँ पे एक बॉर्डर एरिया उन्हीं के साथ एक जुड़ा हुआ एरिया सुंदरबनी करके, सुंदरबनी। तो अगर आपसे कोई पूछे सुंदरबनी क्या है, सुंदरबनी कहीं वेस्ट बंगाल में आप टिक मत कर देना, सुंदरबनी रीजन आपका यहाँ जम्मू कश्मीर रीजन में है। एंड यहाँ पे महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, पुरुषों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि अपने आप को डिफेंड कर सकें एटलीस्ट फ्रॉम द टेररिस्ट एंड पाकिस्तान से जो उनका बिहेवियर है उससे अपने आप को बचा सके। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, आप मेरे साथ बढ़िए। डॉक्टर दीदीज क्रिएटिंग सोशल कैपिटल इन रूरल झारखंड। अब झारखंड में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था डॉक्टर दीदीज का, एंड दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स देयर, है ना। एक प्रोजेक्ट था वहाँ पे झारखंड का, लिख लीजिए आप लोग, केस स्टडी में लिख सकते हैं, पशु सखी प्रोजेक्ट, लिख लीजिए उसको, पशु सखी प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट विच वॉज देयर इन झारखंड, और इसको स्टार्ट किया गया था पशु सखी नाम से क्लियर है, जानवरों की जो मतलब जानवरों की डॉक्टर्स को डेवलप करने का। एंड ये जो विमेन हैं इनको ट्रेनिंग दी गई, एंड दे आर कम्युनिटी एनिमल केयर सर्विस प्रोवाइडर्स, कम्युनिटी एनिमल केयर सर्विस प्रोवाइडर जिनको डॉक्टर दीदी कहा जाता है। एंड दे गो डोर टू डोर व्हेन कॉल्ड, जब इनको बुलाया जाता है तो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दे एडवाइज द फार्मर अबाउट द हेल्थ चेकअप ऑफ देयर लाइफ स्टॉक, वैक्सीनेशन ऑफ द लाइफ स्टॉक, डीवर्मिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक, हाइजीन, ब्रीडिंग, फीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल वेस्ट। ये सारी चीज़ें देखती हैं ये डॉक्टर दीदीज, इनके रिगार्डिंग फार्मर्स को सजेस्ट भी करती हैं। एंड ये प्रोजेक्ट जो है पशु सखी का, ये स्टार्ट किया गया था under the National Rural Livelihood Mission, and it was taken under its wing by the Jharkhand Opportunities for Harnessing Global Growth in 17-18, 2017-18 में किया गया। एंड वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग भी देना शुरू किया था, वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए फंडिंग भी दी थी। एंड विद द हेल्प ऑफ पशु सखी द मोर्टेलिटी रेट ऑफ गोट्स हैज़ केम डाउन अबाउट 30%, एंड पोल्ट्री में जो डेथ रेट है वो कम डाउन हुआ है 40% के आसपास, ठीक है ना। तो लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पशु सखीज़ भी। एंड इनकी 3 लेवल 30 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। एंड हाउ टू टेक द केयर ऑफ पोल्ट्री, गोट्स एंड पिग्स, ऐसे बताया जाता है। 30 पशु सखीज ट्रेन की जाती हैं विद इन 45 डेज ऑफ एडिशनल ट्रेनिंग इन लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। उनको 45 दिन की एडिशनल ट्रेनिंग होती है लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट की, उसके बाद इनको वो करवाया जाता है, ठीक है ना। एंड दे हैव बीन सर्टिफाइड बाय द एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया उनको सर्टिफाइड करती हैं ताकि उनको आगे जॉब्स और इन सब में दिक्कत ना हो। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, ग्रीन ओएसिस इन माइनिंग हिट मेघालय डेजर्ट। अब यहाँ पे मेघालय की बात चल रही है, एक रीजन है मेघालय का, क्लेहेरियत रीजन है, ये लिख लो आप लोग इसको, क्लेहेरियत रीजन है। कहाँ पर है ये मेघालय में है, ठीक है ना। तो क्लेहेरियत रीजन बोलो या क्लेहेरियत रीजन बोलो, लिख लो, बस स्पेलिंग देख लो। अब यहाँ पे एक्चुअली कोल की माइनिंग होती थी 20 साल पहले लगभग,
एंड यहाँ पे रैट होल कोल माइनिंग होती थी, ठीक है ना। रैट होल कोल माइनिंग के कारण यहाँ का जो पूरा ग्रीनरी था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। अब अभी रिसेंटली यहाँ पे इनाग्रेट किया गया है एक स्टेडियम को, एक एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम है जिसको इनाग्रेट किया गया है। एंड दिस स्टेडियम हैज़ बीन मेड हेयर फॉर फुटबॉलर्स एंड ऑल, उनके लिए बनाया गया है। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट बट इट इज़ एब्सोल्युटली द फर्स्ट स्टेडियम इन मेघालय। तो मेघालय का पहला ऐसा स्टेडियम है जिसको स्टैब्लिश किया गया है विद द फंड्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। तो DMFT याद रखिएगा। अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। DMFT यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के फंड के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है क्या। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट याद रखिएगा 2017 में स्टैब्लिश किया गया था। इट वाज सेट अप इन 2017 आफ्टर द सेंटर अनाउंस्ड द प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना आई थी 2017 के आसपास। उसी के बाद DMFT यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट को स्टैब्लिश किया गया था। एंड ये जो खनिज क्षेत्र कल्याण योजना थी क्या थी, ये वो थी कि बेसिकली जहाँ पे माइनिंग हिट एरियाज़ हैं, जो माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं जिन एरियाज़ में, वहाँ पे लोगों को जो समस्याएं हुई हैं उनको समस्याओं को सॉल्व करने के लिए खनिज क्षेत्र कल्याण बनाया गया था कि जो माइनिंग हिट एरियाज़ हैं वहाँ पे ले। अच्छा, DMFT का जो पैसा है वो केवल स्टेडियम बनाने के लिए नहीं जाता है, वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के लिए जाता है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एक और सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि ये जो रैट होल माइनिंग है क्या होती है। तो देखो लिखा है रैट होल माइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है एक्सट्रैक्ट करने की कोल एंड अदर मिनरल्स। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कोल के लिए होता है, अदर मिनरल्स भी हो सकते हैं। मतलब कि नैरो इसमें टनल्स बनाए जाते हैं, डिग किए जाते हैं डीप इनटू द अर्थ एंड देन सेंडिंग डाउन वर्कर्स यूजुअली ट्रॉलीज एंड लैडर्स टू रिमूव द मिनरल्स मैनुअली। तो इसमें मैनुअली मिनरल को रिमूव किया जाता है ट्रॉली और ये सब टनल के अंदर भेज करके। 2014 में NGT ने इसको बैन कर दिया है, याद रखिएगा 2014 में NGT ने इसको बैन कर दिया है, स्पेशली मेघालय रीजन में। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नीला कुरिंजी सेंचुरी स्टेज ऑन पेपर। अब यहाँ पे बात चल रही है नीला कुरिंजी की यानी कि स्ट्रॉबिलैंथिस कुंथियाना की, ठीक है ना। तो लिख लेना पहले तो इसका साइंटिफिक नेम स्ट्रॉबिलैंथिस कुंथियाना। और यहाँ पे ऐसा चल रहा था कि इसको एक प्रोटेक्टेड प्लांट के रूप में केरला में डेवलप किया जाएगा। एंड नीला कुरिंजी सेंचुरी जो है वो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। एंड ऑथर ने कहा है कि 2006 में इसका ऑर्डर हो चुका था। उस समय फॉरेस्ट मिनिस्टर थे बिनॉय विश्वम। उस समय अनाउंस हो गया था कि 32 स्क्वायर किलोमीटर का नीला कुरिंजी सेंचुरी बनाया जाएगा इन द कोट्टाकंबूर वट्टावाड़ा एरिया इन द इडुक्की एरिया। एंड इसका एम क्या था कि नीला कुरिंजी प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बट ऑब्वियसली बात है कि सेंचुरी 16 साल के अप्रूवल के बाद भी अभी तक बनी नहीं है। नीला कुरिंजी की बात करें तो बहुत सारे मेडिसिनल पर्पस होते हैं वैसे तो नॉर्मल प्लांट्स के, बट अभी नीला कुरिंजी अंडर यूटिलाइज प्लांट है। वैसे इसके बहुत सारे होंगे, बहुत सारे इसके ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, बट इट इज़ स्टिल अंडर यूटिलाइज्ड। एंड ये फेमस है नीला कुरिंजी फॉर ब्लूमिंग ओनली वंस इन 12 ईयर्स। 12 सालों में केवल एक बार ये ब्लूम करता है, तो इसलिए बहुत फेमस है। एंड दिस प्लांट थ्रोज अ वंडरफुल विजुअल ट्रीट एंड इसमें ब्लू फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं इन क्लस्टर्स सेवरल ब्रांचेस में, तो बहुत सुंदर लगता है। इट इज़ एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट रीजन में होता है। अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है अपने आप इसको, है ना। ये एंजियोस्पर्मिया डिवीजन में आता है। यूडिकॉट क्लास है इसकी। सब क्लासेस की एस्टेरिड है, ऑर्डर लैमिएल्स है, फैमिली एकांथेसी है, जीनस स्ट्रॉबिलैंथे है। बोटैनिकल नेम स्ट्रॉबिलैंथिस कुंथियाना है, ये आप याद रख सकते हैं। नीला कुरिंजी इसको हिंदी में कहा जाता है, नीला कुरिंजी हिंदी में कहा जाता है। एंड याद रखिएगा दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। एंड स्ट्रॉबिलैंथिस जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया है। स्ट्रॉबिलोस का मतलब होता है कोन एंड एंथोस का ये एंथोस का मतलब होता है फ्लावर और शूट, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, आप मेरे साथ देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। राजनाथ जी हैज़ लॉन्च सोल ऑफ स्टील एंड्योरेंस चैलेंज इन देहरादून। तो सोल ऑफ स्टील लिख लेना आपने हेडिंग डाल के, सोल ऑफ स्टील एंड्योरेंस चैलेंज क्या है। तो देहरादून में स्टार्ट किया उन्होंने, हालांकि देहरादून से स्टार्ट किया है। सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज है। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रमोट टूरिज्म इन द बॉर्डर एरियाज, ठीक है ना। बॉर्डर एरियाज में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज। सोल ऑफ स्टील
एल्पाइन चैलेंज, इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रमोट टूरिज्म इन द बॉर्डर एरियाज़ एंड ये देहरादून से स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। एंड वहाँ पे वही है कि एक्सपीडिशन स्टार्ट किया गया है पहले तो हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस का, एंड 12 इंडियन पार्टिसिपेंट्स हैं प्लस 6 इंटरनेशनल टीम्स हैं इसमें। एज 18 to 30 है। चैलेंज विल बी स्प्रेड अक्रॉस 3 months, तो याद रखिएगा। सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज, इट इज़ एन इनिशिएटिव टू एक्सपैंड द टूरिज्म इन द बॉर्डर एरियाज, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। ये मैंने जोशीमठ की तो ऑलरेडी आपको बात बता दी। इज़ हैंडेड इन एज इनहेरिटेड, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े बहुत हो सकता है कि कोई क्लियर कट वो नहीं है ज़रूर इसमें। तो 3 टर्म्स है, मैं आपको बता दूं। बाई पैडल वर्ड मतलब कि 2 पैरों पे चलने वाले, तो इंसान बाई पैडल होता है। हम लोग का एवोल्यूशन हुआ है प्राइमेट्स के बाद, हम लोग बाई पैडल हो चुके हैं। एंड ह्यूमन ब्रेन इज़ अबाउट 3 times एज बिग एज द ब्रेन ऑफ आर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव द चिंपांजी। उससे 3 गुना ज़्यादा हमारा ब्रेन बड़ा होता है। एंड हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, लिख लेना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, विच प्लेज अ की रोल इन मेमोरी, अटेंशन, अवेयरनेस एंड थॉट, ठीक है ना। इसके लिए एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। It contains twice as many cells as the same region in chimpanzees and we are thus smarter than the apes, इसीलिए हम स्मार्टर हैं एप से, है ना। एंड लगभग 10% पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो लेफ्टी है, एक अच्छी बात बताऊं तो मैं भी लेफ्टी हूँ, लेफ्ट हैंडेड ही हूँ। तो मोस्टली जो मैं वैसे एम्बीडेक्स्ट्रस कह सकता हूँ अपने आप को, कि मैं बैटिंग राइट से करता हूँ, बॉलिंग लेफ्ट राइट दोनों से करता हूँ, बैटिंग लेफ्ट राइट दोनों कर सकता हूँ, लिख भी मैं लेफ्ट राइट दोनों से सकता हूँ। तो इसलिए मैं एम्बीडेक्स्ट्रस अपने आप को कह सकता हूँ मेरे हिसाब से। आप लोग बताइएगा कोई और कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं। तो यहाँ पे जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं, रिसर्च ने बताया कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस ज़रूर होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ मेरी फैमिली में कोई भी लेफ्ट हैंडेड नहीं है, तो मैं ज़रूर इसको नहीं मानूंगा कि जेनेटिक ज़्यादा है। वो ये अपने ऊपर भी रहता है। एंड 50% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर आपके दोनों पेरेंट्स लेफ्टी हैं तो आपके लेफ्टी होने के। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं। वर्ल्ड में बहुत फेमस लेफ्टीज़ हैं, सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, मेसी, है ना, एंड राफेल नडाल, ये सब आप जानते होंगे लेफ्ट हैंडेड है एटलीस्ट। राइटिंग में एटलीस्ट आपने देखा होगा, युवराज सिंह, ये सब लेफ्ट हैंडेड ही है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।